हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोग का रनिंग चैप्टर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चल रहा है और उस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोगों ने डीएनए से रिलेटेड सारी जो बातें हैं वो स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ देखा था कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, जिसमें सबसे पहले ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आया था, फिर मार्था एंड चेस का एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ हुआ। और डीएनए से रिलेटेड जो बातें हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, और मार्था एंड हार्से चेस का जो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ आया। अब उसके बाद में हम लोग को आज स्टार्ट जो है उसकी बात करना है आरएनए के बारे में थोड़ा सा। तो हम लोग आज थोड़ा हेडिंग देंगे आरएनए वर्ल्ड, यानी आरएनए के बारे में। डीएनए तो जान गए कि हम लोग डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए के बाद में अब हम लोग को थोड़ा सा आरएनए देखना है कि आरएनए क्या है। तो आरएनए समझो कि जो डीएनए आज हम लोग देख रहे हैं कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, दैट वो कहां से बन के आया है, तो दैट मीन्स कि वो आरएनए से बन के आया है। तो एक्सपेरिमेंटली ये माना जा रहा है कि एक एविडेंस है और इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ बेसिस पे कि अर्थ पे पहले आरएनए आया, देन आफ्टर इवॉल्व होकर के डीएनए बना है उससे कुछ, क्योंकि आरएनए ज्यादा स्टेबल नहीं था, तो कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से उसमें कुछ ऐसे चेंजेज आए जिसकी वजह से आरएनए जो है वह डीएनए में कन्वर्ट हुआ, और इसीलिए डीएनए ज्यादा स्टेबल हुआ, जिसकी वजह से डीएनए आज जो है वह जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनिज्म में। तो इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा चलेंगे। आरएनए आप जानते हो कि जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए कुछ वायरस में जो है वह जेनेटिक मटेरियल के रूप में रहता है, बाकी सभी ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। और आरएनए ही कैसे पहले आया, इसके लिए कैसे हमें पता चला, एक अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं कि पहले अर्थ पे आरएनए आया, देन आफ्टर डीएनए आया। तो देखो कि जो डीएनए है वो डीएनए से डीएनए बनता है, फिर डीएनए से आरएनए बनता है, और उसी आरएनए से प्रोटीन बना। तो ये जो मेटाबॉलिज्म के जो प्रोसेस हैं, कुछ एविडेंसेज हैं जो ये प्रूव करते हैं कि पहले आरएनए आया, देन आफ्टर डीएनए आया। तो इसी चीज को हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कहते हैं कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए वाज द फर्स्ट genetic material। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए ही जो है वो पहला जेनेटिक मटेरियल है। अब कैसे ये बात हमें पता चलती है, देयर आर एविडेंस टू प्रूव दैट, यानी जो एविडेंस है लाइव प्रोसेसिंग के लिए उसके बारे में कह रहे हैं। देयर आर एविडेंस टू सजेस्ट या प्रूफ, suggest that there are evidence to suggest that essential life process, example metabolism, splicing। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है आरएनए का कट छट करके होल्ड करके फाइनल आना। वो आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है स्प्लाइसिंग। तो मेटाबॉलिज्म, स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन, etc evolve around आरएनए। तो ये सारे चीज जो एवॉल्व हुए हैं वो किसके अराउंड में हुए हैं, तो ये सारे चीज जो है वो आरएनए के अराउंड में हुए हैं। फिर कहते हैं कि आरएनए एक्ट ए जेनेटिक मटेरियल, साथ ही साथ वो कुछ कैटालिटिक फंक्शन को भी प्रोसीड करता है। आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल as well as act as catalytic
कैटालिटिक फंक्शन। क्यों ऐसा कहा गया? तो आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम तो करता ही है, और उससे ज्यादा यानी उससे बेहतर जो है वो एक कैटालिटिक फंक्शन के रूप में प्रोसीड करता है। कैसे? अमीनो एसिड हमारे बॉडी में टूट करके प्रोटीन बनाते हैं। यानी यहां पर बेटा जो अमीनो एसिड है, और फिर अमीनो एसिड एक सेल के अंदर दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं, तो यहां पर कौन सा बॉन्ड बना? ये पेप्टाइड बॉन्ड बना। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कराने के लिए जो कैटालिटिक एक्शन हो रहा है, तो कोई एंजाइम होना चाहिए, लेकिन यहां पर एंजाइम के रूप में सेल में कौन काम करता है? तो आरएनए काम करता है। वो आरएनए कौन सा है? तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, यानी पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कराने के लिए वहां पर आरएनए एज ए कैटालिटिक एक्शन को प्रोसीड कराता है। तो उसी तरह से जैसे आप लोग पढ़े होंगे, आपको मैंने बताया है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट सम। कौन से? तो राइबोजाइम, ठीक है, राइबोन्यूक्लियेज टी यानी राइबोन्यूक्लियेज पेप्टाइल ट्रांसफरेज, ये जो है वो क्या है? प्रोटीन नहीं होते, वो आरएनए है। तो इसीलिए वो एक्सेप्शन में आते हैं। तो वही आरएनए क्या काम कर रहा है? तो एज ए कैटालिटिक फंक्शन रोल प्ले कर रहा है। वो बायोमोलिक्यूल मैंने आपको बताया है कि वो आरएनए जो इस तरह से रोल प्ले करते हैं वो कौन है? तो राइबोजाइम के बारे में मैंने बताया है, साथ ही साथ पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज यानी पेप्टिडाइल पी के बारे में मैंने बताया है। तो यही कहते हैं कि सम आर इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल, कौन कौन से हैं? तो वो कैटालिटिक फंक्शन के लिए आप कह सकते हैं फंक्शन सम आर राइबो न्यूक्लियेज ट्रांसफरेज पी, राइबोन्यूक्लियस ट्रांसफरेज पी एस नोट्स, ये आपको आगे मिलेगा, स्प्लाइसिंग में आपको हम बताने वाले हैं। या फिर राइबोजाइम, ये सब जो है वह ईटीसी, ये सब जो हैं वह एक किस तरह से? तो कैटालिटिक एक्शन को, कैटालिटिक वर्क जो होता है उसको प्रोसीड करने का काम कराते हैं। तो इसीलिए ये सब प्रोटीन नहीं है, लेकिन कैटालिटिक एक्शन कौन प्रोसीड करता है? एंजाइम करता है। लेकिन ये ऐसे आरएनए हैं जो कैटालिटिक एक्शन की तरह काम करते हैं, इसीलिए यह कैटालिटिक एक्शन है। फिर एक पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज भी जो मैंने एग्जांपल दिया था वो भी लिख दीजिए, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज ईटीसी। ओके, अब देखिए आरएनए जो है वो एज ए एडेप्टर मॉलिक्यूल के रूप में काम करता है। एडेप्टर मॉलिक्यूल जो टी आरएनए है वो आपको हम बताने वाले हैं, ट्रांसक्रिप्शन जो ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है प्रोटीन का फॉर्मेशन वहां पर। तो आरएनए जो है वो एज ए एडेप्टर ऑफ मॉलिक्यूल के रूप में भी वर्क करता है, जो हम लोग आपको वहां पर दिखाएंगे। ओके, तो कहते हैं आरएनए इज एडेप्टर स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल। आरएनए जो है वो एक एडेप्टर स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल है, ठीक है। एंड इन सम केसेस क्या है? तो कैटलिस्ट है। अब कहते हैं कि आरएनए एज ए कैटालिटिक एक्शन तो करता है, लेकिन वो रिएक्टिव है, इस वजह से वो अनस्टेबल है। तो कहते हैं आरएनए इज रिएक्टिव हेंस अनस्टेबल एंड it is as genetic material in
सम वायरस। और इस वजह से यह जेनेटिक मटेरियल होता है किसमें, तो कुछ वायरस में एज ए जेनेटिक मटेरियल के रूप में रहता है। उसके अलावा बाकी और किसी अभी ये ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को नहीं मिला है। तो चूंकि वायरस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है, लेकिन फिर भी हम लोग यहां पर इसको लेकर चलते हैं कि आरएनए एज ए जेनेटिक ओनली सम वायरस। जैसे मोस्ट ऑफ द केस आप देख लीजिए, आरएनए वायरस ज्यादा खतरनाक होता है एज कंपेयर टू डीएनए वायरस से। जैसे एग्जांपल के रूप में अभी आप जो देख रहे हैं कोरोना वायरस, वो भी क्या है, सर्च कीजिए कि कोरोना वायरस जो है वो कौन सा वायरस है, आरएनए वायरस है या डीएनए वायरस है, जिससे भी पूरी दुनिया तबाह है। ये आप सर्च करके मुझे बताइएगा कि कौन सा वायरस है वो कोरोना वायरस। ओके, हेपेटाइटिस का वायरस, एचआईवी एड्स का वायरस, ये सब वायरस जो है वो कैसे हैं, डीएनए वाले हैं कि आरएनए वाले हैं। तो आपको ये बता चुके हैं हम कि एचआईवी का वायरस आरएनए वायरस है, हेपेटाइटिस का वायरस आरएनए वायरस है, खासकर के हेपेटाइटिस बी का। और आपको पता करना है कि कोरोना का वायरस जो है वो कौन सा वायरस है, डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है, जो इतना तबाही मचा रखा है। ओके, तो आरएनए से रिलेटेड हमें यहां तक यही बात देखना है। अब आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। तो एमआरएनए मैसेंजर आरएनए है जो मैसेज लेकर के जाता है, टीआरएनए एज एडेप्टर मॉलिक्यूल है, और साथ ही साथ आरआरएनए जो राइबोसोम बनाता है। ये सब आपको सेल के चैप्टर में भी 11th में हुआ है, लेकिन फिर भी ये जो टीआरएनए है, सब पूरा डिटेल जो है हम लोग फिर आगे देखेंगे। ओके, तो ये आरएनए से रिलेटेड जो बातें हैं हमारी यहां पर कंप्लीट हो गई। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन में एक इंपॉर्टेंट बात कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए थे किसने, तो उसको फ्रैंकलिन ने ये बात जो है वह मैथ्यू मेथल्सन, खास करके मेथल्सन एक्सपेरिमेंट से जाना जाता है। तो मेथल्सन एक्सपेरिमेंट में ही ये प्रूफ हुआ था कि डीएनए जो है वह एक सेमी कंजर्वेटिव मॉलिक्यूल है। इसका मतलब क्या हुआ वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं क्या, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या है? रेप्लिकेशन का मतलब है कि जिस प्रोसेस से डीएनए बना, यानी जब भी कोई एक सेल डिवाइड करना है तो पहले वो अपने जेनेटिक मटेरियल को दुगना करेगा। यानी ये देखो बेटा, अगर ये सेल है तो सेल डिवाइड करने के पहले एस फेज में जाना चाहेगा, तो यहां पर इस सेल के अंदर यह उसका जेनेटिक मटेरियल है। ओके, तो जब भी यह एस फेज में पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, ये अपना डीएनए से डीएनए को बढ़ा लेगा, दुगना कर लेगा। ओके, डीएनए से डीएनए का कंटेंट बढ़ गया, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस का क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, तो रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन का मतलब कह सकते हैं कि रेप्लिकेशन इज ए डुप्लीकेशन प्रोसेस, डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो गया यहां पर। तो ये हो गया रेप्लिकेशन, जो एस फेज में होता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि रेप्लिकेशन इज ए डुप्लीकेशन प्रोसेस in which DNA formed, in which DNA is formed, DNA is formed from DNA टेम्पलेट। यानी ये जो डीएनए है यही टेम्पलेट के रूप में काम करेगा और एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएंगे। अभी पूरा प्रोसेस बहुत आगे है, बहुत सारी बातें हैं, पहले बस एकदम बेसिक आराम से लेके चलिए। देखो क्या था कि जो वाटसन एंड क्रिक थे, उन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल दिया, और उसके जस्ट इमीडिएटली जस्ट बाद में उन्होंने द स्कीम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का एक मॉडल दिया। उन्होंने बताया कि आखिर डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, एक्चुअल में क्या बात है उसमें। तो वो स्कीम जो था, उस स्कीम का नाम था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। अब सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ वो हम लोग समझेंगे। तो कहते हैं वाटसन एंड क्रिक
proposed a scheme of DNA replication just immediate to DNA स्ट्रक्चर। तो डीएनए स्ट्रक्चर के जस्ट इमीडिएट के बाद में यानी कि इन्होंने क्या किया था, एक स्कीम दिया था, तो स्कीम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, स्कीम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इन्होंने एक स्कीम दिया। अब वो स्कीम क्या था भाई, तो वो स्कीम ये कह रहा था कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वह सेमी कंजर्वेटिव होता है। फिर बात आई सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है। सेमी का मतलब होता है हाफ, कंजर्वेटिव का मतलब होता है पुराने ख्यालात का या पुराना। यानी डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है, इसका मतलब है कि किसी भी एक सेल में अगर ये एक धागा डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में यहां पर मान लो कि यह एक अगर न्यू है तो यह एक क्या होगा, ओल्ड। कभी भी एक अगर न्यू है तो दूसरा क्या हो सकता है, वह ओल्ड हो सकता है। यानी आप इस चीज को ऐसे बना सकते हैं, एक धागा नया वाला है और एक धागा पुराने वाले का है, ठीक है। तो आप मान लो कि ब्लैक वाला न्यू है, यानी ये आप कर लो, ये ओल्ड हो गया और ये न्यू धागा बन गया, ब्लू वाला न्यू बन गया। तो एक नया एक पुराने, यानी जब दोनों आपस में एक कोई चीज एक नया और एक पुराना है और वो दोनों आपस में मिल के जुड़ के बने हुए हैं, उसी को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी वर्ड हाफ के लिए, कंजर्वेटिव का मतलब पुराने के लिए, तो यानी आधा पुराना है तो आधा क्या हो जाएगा, नया। इसी स्कीम को कहें हम लोग स्कीम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। और यह स्कीम किसने, तो वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था। इसी चीज को हम लोगों को इस तरह से देखना है जो वाटसन एंड क्रिक ने हम ये रेप्लिकेशन के लिए प्रपोज किए थे। ओके, तो कहते हैं, ये ब्लैक से लिखता हूं, कहते हैं कि दे नहीं, द स्कीम suggest that the two strand of DNA सेपरेट, यानी डीएनए के जो दोनों धागे हैं वह सेपरेट होते हैं। यहां पर हम सेंटेंस लिखेंगे और यहीं पर समझाते चले जाएंगे आपको। ओके, तो देखो कैसे क्या हो रहा है। यह एक सेल है बेटा, और इस सेल के अंदर में यह डीएनए है। तो टू स्ट्रैंड का है डीएनए, तो कह रहे हैं कि टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज सेपरेट। अब यानी कि ये जो डीएनए का जो दोनों धागा है वह पहले क्या हुआ, सेपरेट हो गया। ओके, टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज सेपरेट, दोनों धागा पहले क्या हो गए हैं, वह सेपरेट हो गए हैं एक दूसरे से। जब सेपरेट होगा तभी तो वहां पर कुछ नया आकर के जुटेगा। ओके, और यही जो सेपरेट होते हैं, ये जो दोनों डीएनए इज सेपरेट एंड एक्ट एज टेम्पलेट। अब यहां पर ये जो सेपरेट हुए हैं तो ये क्या काम करेंगे, किसके जैसा, तो ये दोनों एज ए अब टेम्पलेट हो गए, एक्ट एज टेम्पलेट। ये दोनों धागा जब सेपरेट हो गए एक दूसरे से, एंड एक्ट एज टेम्पलेट, देन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री strand of
कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए synthesized to form semi conservative DNA. So DNA replication is semi conservative स्ट्रेंथ अलग अलग हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि जब ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है तो उसके आगे का देखो, ये दोनों धागा जो है वह एक नया और एक पुराना है भाई। तो यहां पर अब जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आना चाहिए इसका, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इस तरह से आ गया, दो डीएनए बन गए। तो ये एक क्या हो गया, ये तो ओल्ड था और ये कैसा हो गया, ये न्यू। इसमें फिर कैसा हो गया, यह न्यू, तो ये दूसरा कैसा हो गया, ओल्ड। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बन गया और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो ये हो गया सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए का क्या हो जाना, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का हो जाना। ओके, तो ये कह रहा है कि आफ्टर जब रेप्लिकेशन हो रहा है तो वन स्ट्रैंड इज पेरेंटल एंड वन स्ट्रैंड इज न्यू। अब इसी सेंटेंस को यहां पर लिख देना है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, क्या कह रहे हैं हम, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वन स्ट्रैंड इज न्यू एंड वन स्ट्रैंड इज ओल्ड या पेरेंटल। तो कह रहे हैं आफ्टर completion of replication one strand is पेरेंटल का मतलब ब्लैक, ये पेरेंट ये है ना, ब्लैक कलर वाला पेरेंट है। तो एक पेरेंटल हो गया, यानी जब दो धागे से बना हुआ है डीएनए तो दोनों सेपरेट हो गए, तो दोनों ये पेरेंटल टेम्पलेट है, यानी पेरेंटल स्ट्रैंड है। और जो इसके ऊपर जो नया ब्लू कलर दिखा रहा है तो वह न्यू हुआ। तो स्ट्रैंड इज पेरेंटल एंड वन स्ट्रैंड इज न्यू। तो एक पेरेंटल हो गया और एक नया हो गया, और यही जो है, तो इसी स्कीम को क्या कह रहे हैं, तो द स्कीम वाज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन ऑफ डीएनए। तो सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन ऑफ डीएनए का मतलब इसी स्कीम को, और जो स्कीम लेकर के किसके नजर चले थे हम लोग, तो जो वाटसन एंड क्रिक ने जो स्कीम दिया था कि फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, तो इसी चीज से ये प्रूफ हुआ। अब इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया, ओके। तो 1958 में ये जो मैथ्यू मिशेल्सन, ये जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये प्रूफ किया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वह सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ओके। तो इन्होंने प्रूफ कैसे किया इस बात को, चलिए उस चीज को देखते हैं, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट।
मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन एस्टॉल। और ये कब का था? 1958 की एक्सपेरिमेंट थी। इन्होंने क्या किया? दे एक्सपेरिमेंटली proved that DNA replication is semi-conservative, कैसे ये बात को प्रूफ किया इन्होंने इकोलाई को लिया, उस इकोलाई को N15 कंटेनिंग मीडियम में, यानी ऐसा मीडिया लिया जिसमें NH4Cl, जो NH4Cl था वो N15 का था, वैसे मीडिया को लेकर के ऐसे मीडिया में इकोलाई को कल्चर किया। इस इकोलाई को डाल दिया इस मीडिया में। अब इकोलाई जितनी बार ग्रोथ करेगा, यानी इकोलाई से इकोलाई ग्रोथ करते चला जाएगा, तो उसके लिए उसको डीएनए से डीएनए बनाना पड़ेगा, और डीएनए से डीएनए बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तो यह इकोलाई इसी नाइट्रोजन को यूज कर लेगा। यानी इस इकोलाई के डीएनए में अब क्या हो जाएगा? तो अब इस इकोलाई के डीएनए में N15 होगा। ओके, देन इसको, इस इकोलाई को अब क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे नॉर्मल नाइट्रोजन में, यानी N14 वाले में। तो फिर से ये इकोलाई से इकोलाई बनेगा, तो उसका डीएनए से डीएनए बनेगा। अब इस इकोलाई में N14 भी आएगा। तो यानी अब नोटिस करते हैं हम लोग कि जो इकोलाई है उसमें कितना N14 है और कितना N15 है, जिससे ये पता चल जाता है, यानी हाइब्रिड डीएनए उसको कहते हैं, यानी कितना डीएनए हाइब्रिड है, कितना नॉर्मल है, जिससे यह पता चलता है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। अब इसी स्टेप्स को हम लोग ये देखते हैं कि कैसे होता है, और दोनों को आइसोलेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, और उस सेंट्रीफ्यूगेशन में एक सब्सटेंस यूज करते हैं जिसका नाम है सीजियम क्लोराइड। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, N14, N15 और सीजियम क्लोराइड। खास करके सीजियम क्लोराइड से सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली N14 अलग होगा, N15 अलग दिखाई देगा जब सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तो। और सेंट्रीफ्यूगेशन करने के लिए क्या करते हैं? दोनों को सेपरेट करने के लिए सीजियम क्लोराइड का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि ये हाइब्रिड डीएनए का आइसोलेशन यानी रेप्लिकेशन ऑफ सेमी कंजर्वेटिव को ऑब्जर्व करने के लिए जो मिशेल्सन एंड फ्रैंकलिन ने सेंट्रीफ्यूगेशन का काम किया था, उसमें कौन से कंपाउंड का यूज किया था? तो वह है सीजियम क्लोराइड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इनके एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स को कि इन्होंने कैसे ये काम पूरा किया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? They grew E. coli in N15 NH4Cl containing medium for several generation। और बेटा NH415 का जो यूज किए हैं, तो यानी जो मीडिया में हम लोग इकोलाई का ग्रोथ करा रहे हैं, उस मीडिया में नाइट्रोजन का कोई दूसरा सोर्स ही नहीं है। यानी जब भी डीएनए बनना होगा तो डीएनए में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजनस बेस, उसमें डीएनए में नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन के लिए उसे सिर्फ इसी को यूज करना पड़ेगा, कोई दूसरा सोर्स ही नहीं है। ओके, मान लो कि आपके स्कूल में आपको रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि आप घर से खाना लेके नहीं आ सकते हो। ओके, टिफिन बॉक्स लेके नहीं आ सकते हैं, आपको रेस्ट्रिक्शन दे दिया गया। अब आप रेस्ट्रिक्टेड हो गए कि भाई घर से खाना लाना नहीं है और दिन भर घर स्कूल में रुकना है। तो इसका मतलब क्या करोगे आप? जो स्कूल कॉलेज का कैंटीन होगा वहीं का खाना खाना पड़ेगा। तो दैट इज द ओनली सोर्स। जो स्कूल या कॉलेज का जो कैंटीन है
वो सिर्फ एकमात्र ऐसा सोर्स है जहां से आप खाना ले सकते हैं, तो आप क्या करोगे, उसी का यूज करोगे। यहां पर भी इकोलाई के साथ वही किया गया। इकोलाई को जिस मीडियम में ग्रोथ करा रहे हैं उस मीडियम में सिर्फ नाइट्रोजन का सोर्स N15 है, तो नाइट्रोजन तो चाहिए उसे डीएनए से डीएनए बनाने के लिए, तो जब भी डीएनए से डीएनए बनाने के लिए नाइट्रोजन का यूज करना होगा तो इसी को यूज कर लेगा, यानी N15 इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज डीएनए। उसके पहले एक चीज और ये देख लीजिए, N15 जो है वह N15 इज ए हैवी आइसोटोप्स, नॉट radioactive. N15 is a heavy isotopes, not radioactive, which can separate from normal nitrogen by डेंसिटी ग्रेडियंट। तो डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये आसानी से सेपरेट हो जाता है, डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये आसानी से सेपरेट हो जाता है। N15 आसानी से सेपरेट होगा नॉर्मल नाइट्रोजन से या नॉर्मल N14 से, कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, अब ये देखिए, तो हम क्या कह रहे थे कि N15 was incorporated into newly synthesized डीएनए। तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होगा उसमें क्या इंकॉर्पोरेट हो जाएगा बेटा, तो उसमें N15 जो है वो आसानी से इंकॉर्पोरेट हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा। ओके, अब कह रहे हैं कि जो हैवी डीएनए है या N15 का डीएनए है उसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किससे, तो कहते हैं हैवी डीएनए, या उसी का नाम हम लोग क्या देंगे, N15। इनकॉर्पोरेटेड डीएनए उतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना से समझ लो। तो हैवी डीएनए could be distinguished by centrifugation with cesium chloride कंपाउंड। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो वहां पर इसी सीजियम क्लोराइड का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो क्या करेगा, डेंसिटी ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट कर देगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, तो देन दे transfer the cell into NH4Cl। अब यहां पे कौन सा नाइट्रोजन ले लिया, N14 वाला ले लिया, जो आपको भी हम समझा रहे थे। तो अब इस सेल को, यानी सेल का मतलब इक्वलाइन, तो देन दे ट्रांसफर द सेल या ट्रांसफर द इक्वलाइन टू NH4Cl containing मीडियम, NH4 कंटेनिंग मीडियम, यहां लिख देता हूं मैं मीडियम, NH4 कंटेनिंग मीडियम। ओके, उसमें जब ट्रांसफर कर देंगे इसको उस मीडियम में, और ट्रांसफर करने के बाद क्या करेंगे, तो ट्रांसफर करने के बाद सैंपल को कलेक्ट करेंगे एंड टूक सैंपल for every particular interval
इंटरवल, एक पार्टिकुलर इंटरवल पे क्या करेंगे, बार बार सैंपल को कलेक्ट करेंगे। ये बात हो गई। अब आइए, अभी इसकी आगे की बातों को लिखना है हमें। ओके, अब ये क्या करेंगे कि अब जब ये सैंपल को कलेक्ट करेंगे तो उसमें फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन देखना है कि पहले सैंपल क्या बोले थे हम 20 मिनट में, क्योंकि बैक्टीरिया इकोलाई जो है वो 20 मिनट में डिवाइड करता है, पहले 20 मिनट में, फिर सेकेंड 40 मिनट के बाद। तो हर एक पार्टिकुलर इंटरवल यानी हर 20 मिनट के बाद में सैंपल को लेकर के और उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें कैसा डीएनए जो है वह किस तरह का डीएनए है, यानी N14 वाला डीएनए है या फिर N15 वाला डीएनए है। यही चीज को ये फाइंड आउट करना चाह रहे थे और उसके बाद ये कंक्लूजन में पहुंचे कि हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, कहते हैं द डीएनए was extracted from the DNA was extracted from the DNA was extracted from medium in first 20 मिनट और फर्स्ट जनरेशन। तो जो 20 मिनट के बाद लिए हैं वो फर्स्ट 20 मिनट के लिए आया है। ओके, डीएनए वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मीडियम आफ्टर 20 मिनट, आफ्टर 20 मिनट, 20 मिनट के बाद में, या इसी को क्या कह दिए हम लोग, फर्स्ट जनरेशन। फिर अनदर सैंपल टुक आफ्टर 40 मिनट और सेकेंड जनरेशन। तो पहले 20 मिनट में लिया, दूसरा सैंपल किस में लिया, तो 40 मिनट में लिया। फर्स्ट जनरेशन में इन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो डीएनए है उसमें दोनों चीज है, हाइब्रिड डीएनए है। दे ऑब्जर्व इन फर्स्ट जनरेशन, डीएनए इज हाइब्रिड। डीएनए इज हाइब्रिड का मतलब N14 और N15 भी है। ओके, एंड इन सेकेंड जनरेशन N14 या नॉर्मल DNA is increase, normal DNA is increase and N14 and हाइब्रिड डीएनए मिला। अब N14 बढ़ रहा है और N15 घट रहा है, ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है? ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। कैसे हो सकता है अभी मैं आपको इतनी बातें लिखने में भी समझ में नहीं आया हो, लेकिन फिर भी आपको जब डायग्राम बना के हम दिखाएंगे एक्सपेरिमेंट का तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो डोंट बी पैनिक।
तो कहते हैं इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लाइट डीएनए। लाइट डीएनए का मतलब हो गया बेटा वो N14 का डीएनए, N14 डीएनए एंड डिक्रीज इन हैवी डीएनए यानी N15 डीएनए। हैवी मतलब और लाइट मतलब, लाइट का मतलब N14 और हैवी मतलब N15 का डीएनए। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, कभी भी आपसे पूछ सकता है, आपको एमसीक्यू में भी हैवी और लाइट डीएनए आपको डाल सकता है। ओके, या डिक्रीज इन हाइब्रिड डीएनए कर लो, हैवी डीएनए या यहां पर हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए indicates semi conservative replication of DNA। और ये जो N14 और N15 का जो आइसोलेशन है, तो ड्यू टू डेंसिटी ग्रेडियंट, तो दोनों का जो आइसोलेशन यानी दोनों में हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं, आइसोलेशन बिटवीन या आइसोलेशन बिटवीन N14 and N15 by centrifugation due to density gradient in which कौन सा कंपाउंड यूज होगा, तो सीजियम क्लोराइड, ये हो गया डीएनटी, इन विच सीजियम क्लोराइड इज यूज्ड। तो सीजियम क्लोराइड इसमें यूज होता है, ये बात भी आपको लिख दिए। अब चलिए एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म हुआ वो देखते हैं हम लोग। अब आइए देखिए बेटा, ये हो गया। अब आइए इसमें देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है हमारा एक्सपेरिमेंट, देखते हैं। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है वह डीएनए है, यानी एक इकोलाई का डीएनए है, जिसके दोनों धागे यानी दोनों डबल जो हेलिक्स है, बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज N15 कंटेनिंग। ये हो गया N15 और ये भी हो गया N15। दोनों डीएनए कैसा है, N15 कंटेनिंग है। ओके, मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूं, आपको आसानी से दिखाई दे ये। चलिए, अब इसको हम लोग किस में ट्रांसफर किए हैं, इसको ट्रांसफर कर दिए हैं N14NH4Cl वाले मीडियम में। तो ये चला गया है NH4Cl और N जो है वो N14 वाला है। तो 20 मिनट के बाद में हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये दो धागा है, दोनों धागा सेपरेट होंगे, तो यहां पर दो डीएनए बनेगा। ये दो डीएनए बन गया। ओके,
दोनों डीएनए बनने के बाद में, तो ये जो ब्लैक कलर से दिखाया ये कैसा है, ये N14 का है, और ये कैसा है, यह N15 वाला था। उसी तरह यहां पर ये N15 और ये N14, यानी दोनों डीएनए कैसे हो गए, यहां पर आया हाइब्रिड डीएनए। ओके, ये दोनों जो है वो हाइब्रिड डीएनए आ गए। अब हम कह रहे हैं यहां पर 40 मिनट के बाद में सैंपल कलेक्ट किए हम। ओके, कितने मिनट के बाद में, 40 मिनट के बाद। 40 मिनट के बाद का डायग्राम हम इधर बना रहे हैं, बहुत उधर जाएंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा वो चीज। 40 मिनट के बाद में अब ये दोनों, इसमें 2 धागा, इसमें 2 धागा, दोनों धागे जब सेपरेट होंगे तो 4 धागा बनेगा। कितने धागे सेपरेट होकर बनेंगे, 4 धागा बनेगा, यानी 4 स्ट्रैंड निकलेंगे डीएनए के, जिसमें से 2 धागा N14 का और 2 धागा N15 का। तो यहां पर दिखा दीजिए, यहां पर 2 धागा N14 का, तो ये पहले अगर सेपरेट हुआ है, चलिए इसी को पहले सेपरेट करके दिखा देते हैं। छोटा में बना रहे हैं हम आपको ताकि दिखाई दे, इस चीज को और छोटा कर लेते हैं हम, थोड़ा सा इसको भी छोटा कर लेता हूं मैं। चलो यहां तक ये चीज समझ गए आप लोग, हाइब्रिड डीएनए है। और यहां पर आपको लिख देता हूं इस साइड में, यह N15 है और यह N14 है। उसी तरह यहां पे यह N14 और ये N15 हो गया। उसके बाद में कितने मिनट के बाद में, 40 मिनट के बाद, या इसी को क्या कहेंगे हम लोग, सेकेंड जेनरेशन। ओके, जेन का मतलब आप नोटबुक में जनरेशन लिख लेना। अब यहां पर तो ये दोनों धागे जब सेपरेट होंगे तो कैसा बनेगा, ये दोनों धागा कैसा है, एक ब्लू है एक ब्लैक है। चलो एक ब्लू और दूसरा धागा हम लोग ब्लैक बना दिए, 2 धागा मिल गया। चलिए, तो दोनों धागे के ऊपर में ये दोनों सेपरेट हुआ तो नया धागा बन के आएगा। नया धागा होगा वो कैसा होगा, N14 का होगा। N14 ब्लैक से लेके चल रहे हैं हम लोग, तो इसमें N14 और इसमें भी N14। क्यों भाई, क्योंकि अब हम लोग N14 वाला मीडियम लिए हैं। ओके, तो यहां पर देखिए ये जो दोनों बना, ये कैसा डीएनए हो गया, यह हाइब्रिड हो गया। और ये कैसा हो गया बेटा, नॉर्मल डीएनए हो गया या लाइट डीएनए हो गया। ओके, या इसी को कह देंगे लाइट डीएनए और नॉर्मल डीएनए, लाइट डीएनए या फिर नॉर्मल डीएनए। अब उसी तरह इसका भी करो, इसमें भी 2 धागे हैं, एक धागा इस तरह से और दूसरा धागा कैसा है, दूसरा धागा ब्लू कलर का है। इसमें भी N14 वाला धागा बन के आएगा, ये बन गया। अब इसमें ये कैसा आया, ये कैसा है, यह भी नॉर्मल डीएनए, और ये कैसा है, हाइब्रिड डीएनए आ गया। तो 2 हाइब्रिड डीएनए और 2 नॉर्मल डीएनए आया, जिससे क्या साबित हो रहा है, अगर सेमी कंजर्वेटिव नेचर का नहीं होता तो किसी ना किसी एक डीएनए का दोनों धागा कैसा रहना चाहिए था, ब्लू होना चाहिए था, यानी कि N15 का होना चाहिए था किसी ना किसी एक में। मान लो ये दोनों जो थे, ये दोनों अगर सेमी कंजर्वेटिव नहीं होता, या तो चारों के चारों धागा कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं, या किसी एक में कोई भी डीएनए पूरा का पूरा ब्लू कलर से दिखाते हैं हम। ये इस तरह से दिखाने का मतलब हुआ कि सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। क्यों भाई, जब ये धागा आपस में ओपन हुआ, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जब सेपरेट हुए हैं, यहां पर एक ऊपर में ये सेपरेट हुआ, नीचे में ये सेपरेट हुआ, तब उसके ऊपर न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए आया है, जिसकी वजह से ये 1 स्ट्रैंड इज पैरेंटल एंड सेकेंड स्ट्रैंड इज न्यू। ओके, अब यहां पर ये देख लीजिए, तो ये कैसा N15 और ये कैसा N14, या N14 ये भी कैसा है
N14, ये कैसा है N14, ये कैसा है N14, और ये कैसा है N15। स्टार्टिंग में आप कितना N15 का धागा लेके चले थे? स्टार्टिंग में आपके पास ओनली 2 स्ट्रैंड ऑफ यानी 1 डीएनए इज N15, एंड जब ये दूसरे कल्चर मीडियम में डाले हैं, ऐसा कल्चर मीडियम जिसमें N14 हो, N14 को हम लोग ब्लैक से इंडिकेट करने के लिए लेके चल रहे हैं। तो ये दोनों धागा आपस में खुला, 2 ब्लू कलर का धागा आपस में सेपरेट हो गया, तो उसके ऊपर कोई नया धागा आके जुटेगा, क्योंकि डीएनए से डीएनए बनना है और डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाने के लिए 2 धागा दिखाएंगे। तो जो नया धागा आया वो N14 वाला आया है, तो चलो इसमें नया धागा आ गया। ऐसा भी तो हो सकता था कि ये पूरा का पूरा धागा इसी तरह रह जाता और दूसरा जो डीएनए बनता वो पूरा का पूरा कैसा बनता, ब्लैक कलर का ही रहता। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि यह अगर कोई एक सेल है, ये मान लो बैक्टीरिया है या इकोलाई है, और उसमें इस तरह से डीएनए हम दिखाए हैं, और अगर सेमी कंजर्वेटिव नेचर नहीं होता तो ऐसा भी तो होना चाहिए था ना, ये दोनों पुराना धागा वाला डीएनए एक तरफ और कोई एक इसमें पूरा का पूरा इस तरह से नया बन जाता। मान लो यह N15 का है तो इसके दोनों धागा N15 के रहते और ये पूरा का पूरा N14 का होता। ऐसा किसी में हुआ है? नहीं हुआ है। यानी जब ये ओपन होगा उसके बाद ही इस तरह से एक नया एक पुराना बनेगा, ऐसा नहीं होता है। तो जब भी होगा तो कैसा होगा? तो जब भी होगा बेटा तो यह इस तरह से होगा। कैसा हम कह रहे हैं? इस तरह से हम ऐसे दिखा सकते हैं, यानी ये दोनों खुलेगा तो ये दोनों को पहले खोल दिया बेटा, और इसमें एक ये पेरेंटल हो गया ना, दोनों ये कैसे हो गए? ये दोनों पेरेंटल हो गए, और इसके ऊपर ये नया डीएनए आ गया। तो ये दोनों डीएनए कैसे हो गए? न्यू हो गए, और इसी को कहते हैं हम लोग सेमी कंजर्वेटिव। ओके, सेमी कंजर्वेटिव नेचर समझ गए? तो ये जो हुआ था वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने? मैथ्यू मेसल्सन एंड फ्रैंकलिन एट अल ने दिया था। उसके बाद टेलर ने 1957 में ही विसिया फावा, द रूट ऑफ विसिया फावा पे यह एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। वो किसके थ्रू? तो ट्राइट्रियम थाइमिडीन के थ्रू। ओके, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, '57 में इन्होंने क्या किया? प्रूव डीएनए replication is semi-conservative in eukaryotic cell, in DNA of eukaryotic cell, in DNA of यूकारियोटिक। अभी आप जो देख रहे थे वो किस पे प्रूफ हुआ था? इकोलाई पे हुआ था, और यूकारियोटिक सेल पे टेलर ने प्रूफ किया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। ओके, कैसे? तो बाय यूज ऑफ ट्राइट्रिएटेड थाइमिडीन, यानी 3H थाइमीन ऑन रूट ऑफ विसिया फावा, ऑन रूट ऑफ विसिया फावा पे इन्होंने ट्राइटिएटेड थाइमीन का यूज करके, और ट्राइटिएटेड थाइमीन क्या है? रेडियो एक्टिव है या रेडियो एक्टिव है। तो उसी तरह से एक्सपेरिमेंटली इन्होंने भी प्रूव किया कि हाँ, डीएनए जो है वह सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इन्होंने 57 में ही किया था। ओके, तो ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए जो है वो हमारा प्रूफ हो गया।
इसके बाद में हमें अब पूरा का पूरा जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में देखना है। डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसको आप लोग थोड़ा अच्छे से पहले से अगर बुक में देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं तो समझाऊंगा ही, लेकिन कुछ चीजें अगर आपको एक बार दो बार पेज ही पलट के बुक का देख लो कि डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या बातें हैं, तो आपको जो डाउट रहेगा उस समय दिमाग में क्लिक करेगा और उसी समय आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद जो है यानी रेप्लिकेशन हमारा चालू है टॉपिक। रेप्लिकेशन के टॉपिक में जो है हमारा ये बात जो है वह चला कि टेलर इट ऑल का और साथ ही साथ सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ मैथ्यू एंड स्टॉल का चला। ओके, बस इसके बाद डीएनए का प्रोसेस, रेप्लिकेशन का प्रोसेस कि आखिर डीएनए से डीएनए बनता कैसे है, ये तो हम समझ गए कि हर एक सेल में, हमारे बॉडी के हर एक सेल में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ जो डीएनए है उसमें से उसका वन हेलिक्स पैरेंटल है और दूसरा हेलिक्स न्यू है। हमारे बॉडी के हर एक सेल में कोई भी एक ऐसा सेल नहीं है। ओके, तो ये बात तो प्रूफ हुआ। वो प्रूफ कैसे हुआ? ये मेसलसन एंड स्टॉल के एक्सपेरिमेंट से। साथ ही साथ ये जो दूसरा है टेलर इट ऑल ने भी इसी चीज को प्रूफ किया। तो यहां तक की ये बातें हमारी हो गई। इसके बाद में जो है वो है हमारा प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब करेंगे। ओके, थैंक यू।